हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग पीओबी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहे, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। और दोस्तों, हमने इस चैनल के नाम का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया जिसमें हम हमेशा नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, और वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो हमारे इस चैनल पे पीछे कई सारे वीडियोस भी हैं, आप उसे भी जाकर देखें, जिसमें हमने टोटल 3 वीडियो में 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी ज़्यादा हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है, यानी कि सौरमंडल में वे कौन सा ग्रह है जो सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेनस। क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। दोस्तों आपको बताना है कि वे कौन सा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता है ना, जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा रिएक्टर स्केल। कौन होता है दोस्तों? रिएक्टर स्केल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों कह रहा है कि कौन सा, यहाँ जो कौन से अनुच्छेद है ना दोस्तों, यहाँ पे होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार जो कि हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि 226 तो होगा नहीं, ये आपका क्या है मौलिक, ये जो 32 है ये आपका सबसे लास्ट होता है। और यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए, यानी कि 21 के क में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 से लेकर यानी 5 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री शिक्षा दी जाएगी। सॉरी दोस्तों, ये 6 से 14 वर्ष है, और 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए फ्री हेल्थ की भी व्यवस्था की गई थी इसी दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है, यानी कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा हल्दिया। कौन सा दोस्तों बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह को हरित बंदरगाह के रूप में भी विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? दोस्तों इसमें से वे एक शैवाल है जिसे अंतरिक्ष शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हम ही बता देते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा क्लोरेला, है ना, वल्गारिस। ठीक है, क्लोरेला वल्गारिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? दोस्तों देखिए, ये सबसे नीचे कन्याकुमारी और यहाँ पे आपका एक श्रीलंका रहता है। तो पूछ रहा है कि इसके बीच में कौन सा द्वीप आता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों कौन सा द्वीप आता है? तो कच्चाथीवु। कौन सा द्वीप आता है दोस्तों? कच्चाथीवु नाम का एक द्वीप आता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सीडी देशमुख। कौन होंगे दोस्तों? सीडी देशमुख। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई, यानी कि मणिपुर राज्य जो है ना इसको पूर्ण आजीविका कब प्राप्त हुई थी, यानी कि पूर्ण रूप से कब यह आजीवक हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 21 जनवरी को। कब होगा दोस्तों? 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। ठीक है, इसे पूर्ण आजीविका की उपाधि प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? दोस्तों इसमें से कौन से विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के बनने में निर्माण में मदद आती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B10। कौन होगा दोस्तों? विटामिन B10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माध्यम के तापमान, यानी कि नॉर्मल है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित? कोई भी माध्यम है
वो जल हो, वायु हो, है ना, कोई भी माध्यम है, उसमें तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? अगर दोस्तों बताइए कि वृद्धि ध्वनि की गति, यानी कि अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है तो ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो ये क्या होगा, इसमें गति में कमी होती है, या गति बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है, कौन होगा? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो गति जो है ना उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, गति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आप लोग भी कई जगह पे देखे भी होंगे, या फिर आप लोगों ने भी चूहे को मारने के लिए कोई ना कोई दवा दिए होंगे। तो इसमें से कौन सी वैसी दवा है जो चूहे को मारने के लिए दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड। कौन होगा दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, नीचे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल। दोस्तों बेमेल कह रहा है, इसका मतलब ये है कि सुमेलित सही नहीं है, यानी कि मिला हुआ सही नहीं है। और यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों करता है। तो तेलंगाना का तो हैदराबाद होता ही है, असम का दिसपुर तो होता ही है, लक्षद्वीप का करावती तो होता है, और मध्य प्रदेश का ये लखनऊ दोस्तों नहीं होता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों पृथ्वी की जो गणना, पृथ्वी की आयु की जो गणना की जाती है उसमें पृथ्वी के किस तत्व को समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कार्बन, है ना। तो कार्बन का उपयोग करके हम पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं। अलग अलग में अलग चीज़ों का देखा जाता है, सब में अलग अलग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? दोस्तों भारतीय रेलवे का जनक किन वायसराय को कहा जाता है? तो आप बताएंगे दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बताते हैं, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, जो कि एक वायसराय थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? दोस्तों इसमें से जो कोई मुद्रा है जो कि चिली की मुद्रा है ना, यानी कि अलग जगह की मुद्रा है। तो इसमें से बताना है आपको कि इसमें से कौन सी जो मुद्रा है वो चिली की मुद्रा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसो। पेसो किसकी मुद्रा है दोस्तों? चिली की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? दोस्तों लखनऊ से जो 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था उस वक्त वहां के नेता कौन थे? तो इसमें से बताना है कि वहां के नेता कौन थे। तो दोस्तों कौन होंगे? ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। कौन होंगे दोस्तों? बेगम हजरत महल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं, यानी कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले नेता का नाम बताना है। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो दोस्तों इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा एचपी ब्लावात्स्की, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा एचपी ब्लावात्स्की, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वांटम थ्योरी, दोस्तों ये फिजिक्स में पढ़े होंगे। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया? ये तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, है ना, क्वांटम थ्योरी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार, इसमें से क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा प्लैंक। किसने किया था दोस्तों? प्लैंक ने किया था। किसने? प्लैंक ने। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार, दोस्तों बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे बड़ा पठार कौन है दोस्तों? तिब्बत का पठार। कहाँ पे है? तिब्बत का पठार। ये है कहाँ दोस्तों? ये बताएंगे कहाँ पे है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। बताना दोस्तों, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है, यानी कि ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। तो इसमें से कौन सा वो होगा दोस्तों, ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है, तो वो है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो प्रमुख है, यानी कि सबसे निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। प्रमुख सबसे अलग यही है, नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और अरब का प्रमुख उत्पादक है। दोस्तों इसमें से बताने किस देश की राजधानी बैंकॉक है। तो चीन का तो है नहीं, ये तो पहले ही काट देंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी कहाँ है दोस्तों, बैंकॉक है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है। चट्टान में उपस्थित उत्तल को क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीलाइन। चट्टान में उपस्थित उत्तल को क्या कहा जाता है, एंटीलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एंटीलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतलज है ना, सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है दोस्तों। सतलज नदी जो है उसका पुराना नाम, यानी कि ऋग्वेद के समय में जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था तो उस समय इस सतलज नदी का क्या नाम था। तो उस समय इन सतलज नदी का जो नाम था वो था शत्रुदी। क्या था दोस्तों, शत्रुदी है ना। तो आपको इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शत्रुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इटली की राजधानी रोम। इटली की राजधानी दोस्तों कहाँ है, रोम। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि इटली की राजधानी रोम है। तो इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। यानी कि इटली का जो राजधानी रोम है वो पूछा जा रहा है कि इसमें से किस नदी के किनारे वो स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से किस नदी के किनारे स्थित है। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीबर। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तीबर। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताने कि भारत में कम से कम आपको 10 नदियां का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने। कितने नदी का नाम दोस्तों, 10 नदी के जो कि भारत में बहती है, चलती है ना, या तो भारत से होकर गुजरती है, उस नदी का नाम आपको बताने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर समझ रहे हैं ना, ये क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो कि अभी ज़मीन के नीचे एक वायर बिछाई जा रही है जिसकी मदद से आप कहीं भी इंटरनेट ले सकते हैं, फ्री इंटरनेट या फिर कोई भी, है ना। तो वो आप एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरह ये वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, आपको बताने इसमें से किस सिद्धांत पर जो ऑप्टिकल फाइबर है वो वर्क करता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। कौन सा दोस्तों, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में जो किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रियाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। जो गन्ना होता है ईख, उसके ये ईख है और इसका जो जड़ होता है वो रेड कलर का हो जाता है। तो रेड कलर के होने के कारण पूछा जा रहा है कि किस कवक के कारण जो गन्ने का जड़ है वो रेड कलर का लाल हो जाता है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्लोट्रो, है ना, कोलेटो ट्रिचम फाल्कटम, है ना। कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की जा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये दोनों आपका कहाँ चला आता है, ये दोनों आपका मूल अधिकार में चला जाता है। इसमें तो आपका प्रधानमंत्री का जिक्र है ही नहीं, है नहीं। ये आपका 42 देखिए दोस्तों, 42 कहाँ पे आता है, ये जो 42 है वो आपका होता है DPSP जो कि भाग 4 का क होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 78 दोस्तों। तो आप इस तरह से ऑप्शन को भी गलत करने का कोशिश करें। अगर आप ऑप्शन को गलत कर पाते हैं, अगर देख पाते हैं कि ये ऑप्शन नहीं होगा तो आप करेक्ट आंसर भी निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था दोस्तों। न्यूजीलैंड के जो खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाबिल तस्मान। कौन थे दोस्तों, हाबिल अस्मान, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। रबी के मौसम में अर्थात वो
इस रबी के मौसम में काटी जाती है कौन सी फसल, अर्थात वो खरीफ फसल होगी। अगर रबी के मौसम में काटी जाए इसका मतलब खरीफ फसल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। क्या होगा दोस्तों, गेहूं। यानी कि जब रबी फसल की मौसम में आती है तो उस वक्त इस गेहूं को यानी कि खरीफ फसल को काट लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो कुछ फाइबर्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ मेटल्स के नाम है, जिसमें से आपको बताने हैं कि बुलेट प्रूफ कांच जो होते हैं, जो खिड़कियों में, दरवाजों में या कार में यूज होता है, उसमें से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पॉलीकार्बोनेट। किसका यूज किया जाता है दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत में वो कौन से राज्य है जिसकी तटरेखाएं सबसे लंबी है। तो इसमें से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है दोस्तों, तो वो है गुजरात की। क्योंकि दोस्तों आप देखे होंगे कि गुजरात मेरा इस साइड रहता है, तो ये इतना बड़ा एरिया है ना, इस तरह से ये ऊपर चला जाता है, तो ये इतना बड़ा एरिया क्या है, गुजरात है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इधर पाकिस्तान से सटा रहता है। तो तटरेखा सबसे लंबी पाकिस्तान की ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञान पुरस्कार जो है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो किसको मिला था। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आशापूर्णा देवी। किसे मिला था दोस्तों, आशापूर्णा देवी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष कर है। तो क्यों, कौन सा कर है दोस्तों, जिसमें से आपको बताना है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माल और सेवा पर जो कर होते हैं वो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये आप 10th में भी पढ़ चुके होंगे कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये तीन ही हो सकते हैं, या तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, या आवर्तन, या विवर्तन। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है, नीला। अब कैसे दिखाए, आकाश में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, जो पानी के सब्सटेंस लटके रहते हैं। तो इसमें जो क्या होता है कि प्रकीर्णन होता है। तो ये जो ब्लू कलर, पानी का कलर तो होता है नॉर्मली, कोई कलर नहीं है, बट इसका जो जब प्रकीर्णन होता है तो इसी वातावरण में उपस्थित पानी के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखता है, नीला दिखता है ना। तो प्रकाश का क्या होता है दोस्तों, प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक, एक पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, पिता कौन है। तो दोस्तों आपको बताने हैं कि ये जो कोई ऑप्शंस है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, अरुंधति रॉय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की। पंचायतों की शुरुआत, दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में पंचायतों की शुरुआत की। दोस्तों पंचायत की बात मैं करूं तो ये आपका आर्टिकल नंबर 41 में पंचायत की चर्चा है। ये पूर्ण रूप से गांधीवादी है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि किस संशोधन के द्वारा ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 73वां, यानी कि संविधान में 73वां संशोधन करके भारत में अब ग्राम पंचायत लागू किया गया। दोस्तों ग्राम पंचायत गांधी जी के द्वारा लागू किया गया था और ग्राम पंचायत लागू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर क्या है दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलमग्न मरुमध्य से जुड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा।
कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? दोस्तों ध्वनि की जो पिच तरंग होती है वो किस गुण पर निर्भर करती है? तो इसमें से कौन से गुण को वो क्या करती है? अपनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। आवृत्ति आवृत्ति को किस चीज से सूचित करते हैं दोस्तों? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आवृत्ति को किस चीज से सूचित करते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग 8th 7th में थे तो इसको बहुत पूछा करते थे मैडम सर लोग, है ना। तो टेलीग्राम के जो संस्थापक है वो दोस्तों कौन है? तो टेलीग्राम के जो संस्थापक है वो पावेल ड्यूरोव है। कौन है दोस्तों? पावेल ड्यूरोव, है ना। पावेल नहीं, पावेल ड्यूरोल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें, परियोजनाओं का नाम व नदियाँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ परियोजना है ना, और उसका यहाँ पे उस नदी का नाम है। तो आपको यहाँ पे सही सम्मिलित करना है। तो इसका कुछ आंसर क्वेश्चन भी होंगे, यहाँ पे भी होगा कि ए का कौन होगा, बी का कौन होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ए का 4, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे थे ए का 4, तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस नदी पे स्थित है? महानदी नदी पे स्थित है। नागार्जुन सागर उद्देश्य परियोजना ये आपके किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे स्थित है। आगे है राणा प्रताप सागर बांध जो कि आपका चंबल नदी पर स्थित है। और एक है सलाल परियोजना जो कि आपका चिनाव नदी पर स्थित है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? दोस्तों भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकता हुआ तारा, गर्म ग्रह, सब एक ही ग्रह का नाम है और उस ग्रह का नाम है शुक्र। दोस्तों इसको शुक्र को ही क्यों कहा जाता है? दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। शुक्र ग्रह पर केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण इसके अंदर जितने भी लाइटें आती है, जितने भी सूर्य के प्रकाश आता है, ये सब को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है, इसे बाहर नहीं जाने देती है, जिसके कारण ये काफ़ी गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण ये चमकने लगता है और चमकने के कारण ये दूर तक दिखाई भी देता है। इसलिए इसे सांझ या भोर का तारा या फिर सबसे गर्म ग्रह या फिर सबसे चमकीला ग्रह, ये सब इसी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ दिन में पहुँचिए या रात में टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है। अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि हम सभी ग्रह पे एक एक पार्टिकुलर वीडियो बना के लाएं या फिर किसी एक ही वीडियो में सारे ग्रह के बारे में अच्छे से समझा दें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के जनक के रूप में, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कांच का रंग कैसा है? नीला। तो नीले रंग का कांच प्राप्त करने के लिए हम उस कांच में मतलब कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जिसके कारण उसका रंग क्या होता है? नीला हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है ना। तो कोबाल्ट ऑक्साइड से क्या होता है? नीला होता है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल मध्य को जोड़ती है ना, जलमग्न मरु मध्य को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्र परियोजना। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्र परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? दोस्तों इसमें से बताना है कौन सा उपवेद है वो कला और संगीत से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको कला और संगीत से जो संबंधित उपवेद है, दोस्तों उपवेद का नाम पूछा जा रहा है ना कि वेद है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे उपवेद है न कि वेद है। अगर आप चाहते हैं कि उपवेद और हर एक वेद का एक उपवेद होता है दोस्तों, पहले ये बात सुने, हर एक वेद का एक उपवेद होता है। जो वेद को पढ़ते हैं उसका एक अलग नाम होता है और जो उपवेद को पढ़ते हैं उसका एक अलग नाम होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना लें, इसके लिए भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
गंधर्व वेद कौन होगा दोस्तों? गंधर्व। आपको दोस्तों ये भी कमेंट में बताना है कि ये जो गंधर्व वेद है वो किस वेद का उपवेद है ना, किस वेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्टेथेस्कोप की खोज की थी? दोस्तों स्टेथेस्कोप की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो वो है रेने लिनक। किनके द्वारा? रेने लिनक के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? पूछा है किस झील से व्हाइट नील है ना, झील का नाम क्या है? व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है। उद्गम का अर्थ है कि शुरू होता है ना। तो यह इसका जो करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील। कौन सा दोस्तों? विक्टोरिया झील। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण क्या है दोस्तों? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुणे। कहाँ होगा दोस्तों? पुणे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ा? दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हम एक एक, जैसे हरित क्रांति हो गया, नीली क्रांति हो गया, सफ़ेद क्रांति, तो ये जितने भी सारे क्रांति हैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दें, इसके लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, हमारे इस वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा, है ना। तो क्वेश्चन है कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने में केंद्रित है? तो जो नीली क्रांति है किस चीज़ से संबंधित थी दोस्तों? तो नीली क्रांति वो मछली से संबंधित थी। किस चीज़ से? मछली से। और हरित क्रांति किससे संबंधित थी दोस्तों? आप बताएंगे कमेंट में। क्या? गेहूं से। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ पे जो नीली क्रांति है वो मछली से संबंधित थी, तो मछली के उत्पादन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? इसमें से बताना है दोस्तों कि कौन से मिसाइल हैं स्वदेशी मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने के लिए जो मिसाइल हम मतलब जाने, मिसाइल का नाम पूछ रहा है ना कि फ्लाइट एयरक्राफ्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो आपको मिसाइल जो है वो मिसाइल है एस्ट्रा। मिसाइल का क्या नाम दोस्तों? एस्ट्रा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों यहीं तक था मेरा क्वेश्चन, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और दोस्तों साथ ही साथ आप अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे, वो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दे। जय हिंद।